A warm welcome to everyone here. We are here to celebrate World Intellectual Property Day, and it is under the guidance of Ministry of Education (IIC) that we are organizing this particular session. And the main focus point of today's discussion is to discuss about intellectual property rights, and just to increase the awareness and understanding of the importance of the intellectual property right in the promotion of innovation and entrepreneurship. We are going to make the student understand the different aspects of intellectual property right so that their awareness is really enhanced and they can face the challenges of their not only of their well-being but also of the well-being of the planet and the life it supports. So with this, I extend my warm welcome here. This session is being organized in collaboration with IIDP, which is an incubator associated with MSME Government of India. And we have the guest speaker today is Ms. Krishna Chaudhary. She is a graduate of commerce from Delhi University. She is an associate member of Institute of Company Secretary of India, statutory professional body in India under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs. She is a compliance professional of Federal Mogul Motor Parts Limited. She is serving as Women Independent Director at the Board of Polka Dots Private Limited, Jet Square Strategies LLP, and Agricultural Skill Development Council. She is part of editorial board of Wins e-newsletter and is a co-author of IBC Compendium published by Thakkar Law House. She is acting as a secretary of MAA Foundation. She is eminent speaker of Institute of Industrial Development and incubator with Ministry of MSME, Government of India. A warm welcome, madam. And now I just hand over the session to you. Kindly proceed, madam, and enlighten us with your knowledge and expertise. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। सो चलिए दोस्तों, अब हम आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो अभी हमारा सवेरा हो चुका है। और अब हम आज बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के राइट। अब हम आगे और ना ब्रेक लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि अभी हम अपने सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं, ताकि ये जो 1 घंटा मैं आपके साथ स्पेंड करने वाला हूँ वो आपको एक वाइड इंफॉर्मेशन दे सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम के साथ हर चीज बदल जाती है। देखिए, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा था वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से के आते आते काफी चीजें चेंज हो गई थी। जो उन्होंने देखा था वो हमारी टाइम पर आते आते कितना ज्यादा चेंज हो गया। इनफैक्ट जब हमारे बाद आगे आने वाली जनरेशन होगी तो उनके लिए भी चीजों के मायने बदल जाएंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो पहले हम जब पहले के जमाने में लोग क्या समझते थे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि अगर जमीन जायदाद जो उनकी हुआ करती थी, जो उनकी गाड़ी घोड़े हुआ करते थे, वो उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जैसे कि उनकी अगर वो खेती करते हैं तो उससे भी उनको, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, वो उसको काटते थे, उसको बेचते थे, उससे उनको पैसा मिलता था, राइट। तो वो भी उनके लिए एक उनकी एसेट हुआ करती थी। तो बेसिकली जो अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी पहले 2 तरीके से प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आपकी टैंजिबल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, राइट। टैंजिबल प्रॉपर्टी क्या होगी? जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्रीज हैं, ये आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आपकी कार है या आपकी बाकी एसेट्स होती हैं, आपका गोल्ड है, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये हमारी एक तरीके से इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलिजिबल क्यों होती है? क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते हो, आप इसको छू नहीं सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसकी अपनी एक वर्थ होती है। देखिए, जैसे कि हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो जैसे आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जैसे आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी कोई भी क्रिएटिव चीज है जो आप अपना ह्यूमन माइंड यूज करके आप बनाते हैं और जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। सो आपने अगर मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया है, कोई इन्वेंशन किया है, या फिर आपने कोई एक ऐसी चीज है, कोई ट्रेडमार्क आप करवा रहे हो रिगार्डिंग कोई आपने ऐसा वर्ड आपने वो किया है कि लोग उस वर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी देखिए बहुत तरीके से होता है ये,
तो बेसिकली इसकी जो क्लासिफिकेशन जो कि नॉर्मल बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि हम कहीं न कहीं अपनी रोज़ जीवन में भी हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम उनको बोलते हैं कि भाई ये तो मेरा कॉपीराइट है। आप कहते हो ना इस पे तो मेरा कॉपीराइट है, और आजकल तो ये टिकटॉक और यूट्यूब का ज़माना है, तो यहाँ पे अगर ज़रा-सा भी कोई गाना आ जाता है किसी की वीडियो में तो नीचे कॉपीराइट्स आ जाते हैं। तो आप भी ये सोचते होंगे कि ये कॉपीराइट क्या है? ये क्यों आ रहा है? और अगर आपने देखा होगा कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने आस-पास में ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन ये कौन से एक्ट में है, जिसके पास है उसको इसका क्या बेनिफिट है? और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, कोई आपका क्रिएटिव आइडिया है, आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ में, उस सिनेरियो में, तो हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम जब बात करते हैं, तो ये एक आपका आइडियाज क्रिएटिविटी ह्यूमन ब्रेन से होती है, ठीक है? जब आप अपना ब्रेन यूज करके आप अपना कुछ अलग करते हो, जो कि आपने कोई कॉपी नहीं कर सकता, किसी और का आपने कॉपी नहीं किया है, आपने खुद का कुछ क्रिएट किया है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कोई वर्ड की कंपोजिशंस हो सकती हैं, वो कोई एक अलग नाम हो सकता है। तो अब आप सोचोगे कि मैम क्या ये नाम, वर्ड्स, कलर कॉम्बिनेशन, शेप, क्या सिर्फ यही चीजें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं और इसको करने का क्या फ़ायदा है? हमें क्यों करना चाहिए? मतलब मेरा नाम तो बहुत अच्छा है, अलग है, क्या मैं इसको वो रजिस्टर करा दूँ? देखिए क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आप दिल्ली और एनसीआर वाले हो तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको सुखदेव का परांठे बहुत पसंद है या हल्दीराम है, तो जब ये लोगों ने अपना ब्रांड बनाया, जब इन्होंने कोई चीज़ करनी शुरू करी, अब मान लीजिए सुखदेव है और अमृत जो है मुरथल में, अब अगर वहां पे उसके आसपास 3-4 ऐसे ही मिलते-जुलते नाम के अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, तो क्या उसको कमर्शियल लॉस नहीं होगा? और ये उसके साथ गलत नहीं होगा कि वो इतने सालों में उसने जो मेहनत करी है, जो उसने अपना एक नाम कमाया है, एक अपनी ब्रांड बिल्डिंग की है, उसका बेनिफिट और लोग उठाएँ, राइट? तो ये तो गलत होगा, क्योंकि वो उसने इतनी मेहनत करी तब लोग वो जानने लगे कि हाँ भाई मुरथल में वो है। या फिर अगर आप देखिए ज़ारा है, एडिडास है, तो आप अगर इनके नाम की अगर वो बनाएँ, ऐसा ही मिलता-जुलता कोई ब्रांड शुरू कर दें, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो वो आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का, पासिंग ऑफ का आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, राइट? तो आप मतलब काफ़ी चीज़ें आप कहोगे मैम लोकल्स में तो हम बहुत लोकल मार्केट में तो देखते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक एस्टेब्लिशमेंट में वो अगर उनको पता चलता है, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना, जैसे पहले के टाइम पे लोगों को वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, क्योंकि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं डे टू डे बिज़नेस से भी एसोसिएटेड रहती हूँ। तो वी नो कि अब लोगों में कितनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हुई है, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो और आजकल के टाइम पे हम कितने सारे स्टार्टअप्स देखते हैं, राइट? तो वो जब वो स्टार्टअप करते हैं तो उनको आगे तक के उनके प्लान्स जो होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें बिज़नेस में आगे क्या करना है, कितने 5 साल की हमारी प्रोजेक्शंस क्या है। तो अगर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव कर रहे हैं, आज कोई हम नया ऐप लेकर आ रहे हैं, तो वो पहले उसको रजिस्टर्ड कराते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। और वो ऐसा कराने से उनको बेनिफिट क्या होता है कि कल को अगर कोई उनसे उनकी आइडिया को कॉपी करता है, तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब दूसरा बेनिफिट मैं आपको समझाना चाहूँगी, अगर देखिए बहुत सारी, जैसे कोई भी ब्रांड है, आपको वो पसंद है, तो आपने देखा होगा उसके बहुत सारे शोरूम्स होंगे। जैसे हमने हल्दीराम का नाम लिया था, तो चलिए हल्दीराम को ही लेते हैं एग्ज़ाम्पल। तो क्या हल्दीराम का सिर्फ एक आउटलेट है? बीकानेर का क्या एक ही आउटलेट है? और क्या ये सारे आउटलेट सिर्फ एक ही पर्सन से बिलॉन्ग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है कि अब मैं भी अपनी लोकेलिटी में अगर मैं चाहूँ कि यार यहाँ पे कोई अच्छा-सा फूड कोर्ट नहीं है या कोई बहुत अच्छा-सा रेस्टोरेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कोई अच्छा-सा खोलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फ्रैंचाइज़ी ले सकती हूँ। अब फ्रैंचाइज़ी का क्या मतलब हो गया? फ्रैंचाइज़ी का मतलब ये हो गया कि मैं जाके बीकानेर वाले को या हल्दीराम को या किसी और को, जिसको भी मैं ऑप्ट करना चाहूँगी, कैफे कॉफी डे वाले को, मैं उनको जाके अप्रोच करूँगी कि भाई मैं आपकी फ्रैंचाइज़ी लेना चाहती हूँ। तो क्या वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे कि अच्छा ठीक है, आप हमारा नाम यूज़ कर लीजिए? नहीं, वो मुझसे एक हेवी अमाउंट डिमांड करेंगे कि ठीक है मैम, आप हमारा आउटलेट अगर खोलना चाहते हैं, पहले तो आपको ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा, राइट? तो मुझे उनको एक फ्रैंचाइज़ी अमाउंट देना पड़ेगा।
अगर मैं आपके सिनेरियो में बात करूं, क्योंकि अगर आप एमबीए स्टूडेंट है, बीबीए स्टूडेंट्स हैं और कल को आगे जाकर आप कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप जब ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या-क्या चीजें अगर हम अपनी क्रिएटिविटी से बना रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो पहले आपको पता होगा कि ये मैंने जो ये क्रिएटिविटी करी है, इसकी कमर्शियल वैल्यू है, ये आगे जाके मुझे बेनिफिट दे सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत ज्यादा आर्ट का शौक है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई म्यूजिकल आर्ट वर्क किया है, कोई कंपोजिशंस किया है, तो ये सब जो होता है ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसमें आप क्या करते हो, अपना कॉपीराइट रजिस्टर करा लेते हो, ठीक है। फिर आप इसके लिए दूसरे लोगों को ऑथराइज करते हो। अच्छा चलिए ये सब भी छोड़ दीजिए, मैंने देखा है बहुत सारे एमबीए जो होते हैं वो बुक्स के ऑथर भी होते हैं, राइट? तो उन्हें लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। तो अगर आप बुक लिख रहे हैं और आप किसी और पर्सन को ऑथराइज करना चाहते हैं कि ठीक है आप उसकी पब्लिकेशंस लेना चाहते हैं, उसकी रॉयल्टी लेना चाहते हैं, ये सब आपको कब मिलेगा? जब आपके पास उसकी ओनरशिप होगी। तो ओनरशिप भी आपको कब मिलती है? जब आपने उसको रजिस्टर्ड कर रखा होता है, राइट? तो हमारी अभी तक की जो कॉन्वर्सेशन है उससे आई होप फ्रेंड्स कि आपको एक छोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि मैम जो ये बातें कर रही हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो यानी कि कुछ कुछ तो मुझे ये समझ में आया कि जो बिजनेस आइडिया होता है या मैं कोई बिजनेस जिस नाम से शुरू कर रहा हूँ तो वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। या मैम ने जैसे बोला कि भाई क्या कहते हैं, बुक हो सकती है, म्यूजिकल कंपोजिशंस हो सकते हैं, सिनोग्राफी हो सकती है ना? ऐसे कोई चीज मैं कर रहा हूँ या फिर मैंने कोई इन्वेंशंस की है, तो वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। इनका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग तरीके से होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क में क्या क्या आता है, कॉपीराइट में क्या क्या आता है, पेटेंट के अंदर क्या क्या आता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि बनारसी सिल्क है तो आपको पता है कि वो वाला सिल्क बनारस में ही ऑर्गेनेट हुआ है ना? तो वो वहीं से उसका फेमस है। या असम की टी है तो वो वहीं से ऑर्गेनेट हुई है, वहीं पे वो ऑथेंटिकेटेड चीज मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर चाय के बागान बनाकर उसको बेचना चाहूँ कि ये असम टी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि असम वालों के मेरे ऊपर वो आ जाएंगे ना, राइट्स आ जाएंगे कि भाई वो तो हमारी है, हमारी लोकेलिटी में से वो बेनिफिट सिर्फ असम के लोगों को मिलेगा, तो कोई और रीजन के लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अभी हम सबसे पहले आज क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हम उस लिमिटेड टाइम में ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में क्या-क्या चीजें आती हैं? ट्रेडमार्क में देखिए सबसे पहले जो साइन होते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस के अगर साइन है, मान लीजिए जैसे आपका मैकडॉनल्ड है, तो आप सब आई एम डैम श्योर कि आप सबको पता होगा। आप दूर से भी अगर वो एम बना हुआ देख लेते हैं, आपको पूरा मैकडॉनल्ड लिखा हुआ भी ना दिखे, वो सिर्फ वो येलो कलर का एम दिख जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे मैकडॉनल्ड है। अच्छा, आपको फिर उसके टेस्ट का पता होता है, आपको पता है कि हाँ, ये वाला जो मैकडॉनल्ड है, ये आपको कितना अफोर्डेबल रहेगा, आपका कितना पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, इसमें जो हाइजीन्स लेवल क्या है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो देखो यही उनकी कमाई है, यही इसी वजह से ये जो वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू, ये इसीलिए है। वरना एम से मिलता जुलता कोई और भी बना सकता है, लेकिन आपको पता है ये मैकडॉनल्ड का है और इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके खा सकते हो, यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगी, ये आपकी पसंद का मिलेगा। तो ये जो उन्होंने अपने कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है, अपना जो कस्टमर का एक ब्रांड बिल्डिंग किया है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाया है जिसके साथ वो कंटिन्यूटी में रहते हैं, ये उनकी वैल्यू होती है और इसीलिए लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट? इसी तरीके से आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका अगर मान लीजिए कोका कोला है, ठीक है ना? तो ये अगर मान लीजिए अब मैं कोका कोला से मिलता जुलता कोई वर्ड अगर रजिस्टर करना चाहूँ, तो मैं ऐसा रजिस्टर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि कोका कोला उसी शेप में, उसी ब्लैक कलर में, उसी रेड कलर से लिखा हुआ, वो उनके लिए ही रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क में। और ये किस कैटेगरी में आएगा? आपका ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से आपके कुछ लेटर्स को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे आपका एलजी है, बीएमडब्ल्यू है, एचपी है। ये वो मैं आपको ब्रांड्स बता रही हूँ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो जब आप इनको अगली बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एचपी अगर लिखा होता है और ये हमेशा इसी तरीके से लिखा होता है क्योंकि ट्रेडमार्क में ऐसे ही रजिस्टर्ड किया हुआ है, राइट? इसी तरीके से आपके कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप एफएम पे सुनते हो तो वो आपके नंबर्स है, ड्राइंग्स है, आपकी कोई बिल्डिंग्स है, कोई भी टैगलाइंस होती हैं आपकी, राइट? और एम्बलम्स होते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं, शेप्स ऑफ गुड्स है। अब जैसे ओरियो के शेप आपको पता है कि वो एक स्टैंडर्ड शेप बनी हुई है, तो अगर आप दूर से भी देखोगे तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये उस चीज की शेप है, राइट?
तो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड पैकेजिंग्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, साउंड्स को भी इनफैक्ट जैसे नोकिया की ट्यून है, तो वो भी रजिस्टर्ड है, वो भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। ठीक है? तो गाइस ये जो मैंने आपको जितने ये पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे जो हैं ये सब कैटेगरीज हैं जिन्हें आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, राइट? ये सब डिविजन्स हो गए। यानी कि ट्रेडमार्क अपने आप में काफी वाइड है, इनमें काफी सारी चीजों को, अब ये सारी चीजें क्या है, इन लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई है, अपना ब्रेन यूज करके बनाई है, इसीलिए क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम मुझे ये तो आपने बता दिया कि ये ट्रेडमार्क है, और अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा है कि जिसे मैं रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, तो मुझे इसे कैसे कराना होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेडमार्क को आपको अप्लाई करने के लिए आपको पहले सबसे आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या उससे मिलता-जुलता नाम कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब देखिए जैसे क्या होता है, बहुत सारी कंपनियाँ अपना-अपना बिज़नेस शुरू करती हैं। अब वो क्या करती है, सबसे पहले अपना एक नाम प्रपोज़ करते हैं कि भैया इसको हम ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोर्टल पे देखते हैं कि उस नाम से मिलता-जुलता उस कैटेगरी में, उस क्लास में, यहाँ पे क्या होता है, क्लासेस होती है। क्लासेस वो वाली क्लासेस नहीं जैसे आपकी एमबीए की और बीबीए की क्लासेस होती हैं, ये क्लास होती है। इस क्लास में क्या होता है, बेसिकली डिफाइंड किया होता है कि मतलब सर्विस से रिलेटेड क्लासेस अलग है, गुड्स से रिलेटेड क्लासेस अलग है। मान लीजिए अगर किसी का जैसे कोई केटरिंग कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग क्लास डिफाइन की हुई है। अगर कोई एप्स बना रहा है, सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, तो उसके लिए एक अलग क्लास को डिफाइन किया हुआ है। तो उन अलग-अलग क्लासेस में आपको चेक करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि ट्रेडमार्क में अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया, तो आप बोलोगे भैया पूरा तो ये तो मेरा ही है, अब इसको तो कोई ले ही नहीं सकता। हाँ, इसको कोई और नहीं ले सकता है, बट एट द सेम टाइम आपने कौन-सी क्लास में रजिस्टर्ड किया है। देखिए, हमें दोनों पहलुओं से देखना पड़ता है ना। जब आप उसे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे ना, अगर मान लीजिए उससे मिलता-जुलता कोई नाम होगा। मान लीजिए किसी ने अगर किसी की स्वीट शॉप है, उसने उसने वो डाल रखा है अपने स्वीट शॉप की कैटेगरी में, उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, लेकिन उसने केटरिंग वाले में नहीं कर रखा है ना? उसने कोई और उससे मिलती, जैसे उसने स्नैक्स वाले में, या फिर आपका कह सकते हैं उससे मिलती-जुलती चीज़ों क्लास में, जो डिफरेंट क्लासेस है उसमें नहीं कर रखा है। तो जब आप अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपको एक प्रपोज़ल दिया जाता है कि आप कौन-कौन सी क्लास में रजिस्टर करना चाहते हैं, और आपकी बिज़नेस ऑफ एक्टिविटी जो होती है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रपोज़ कर सकें कि कौन-कौन सी क्लास में फेच कर रही है। तो हम आपको बताते हैं कि ये आपकी क्लासेस आ रही हैं, जिनमें आपका मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपके सारे कवर होंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं, तो पर एप्लीकेशन आपको उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने जाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एक एप्लीकेशन के पैसों में आप 2-3 क्लास रजिस्टर्ड करा सकते हो। आप एक एप्लीकेशन के जो पैसे होंगे, आपकी एक एप्लीकेशन जो होगी, उसके उस पर आप सिर्फ एक ही क्लास में रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी जितने भी आप क्लास जॉइन करते जाएँगे, उतनी डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी लगती हुई चली जाएँगी। इस इस टाइम पर आपको एक दिमाग में और क्वेश्चन आएगा कि आई एम श्योर कि आपके घर में, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा होगा। तो आपने बोला कि अरे मैम, आपने तो बताया कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर कराने के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, कि कल को मान लीजिए कि हमारा जो रेस्टोरेंट है या हमारी जो शॉप है, वो कल को बहुत ज़्यादा चल जाती है और हमें उसको फ्रेंचाइज़ी देने को मिल जाती है, या फिर हमारा अपना एक ब्रांड नेम बन जाता है। तो फिर मुझे तो उसको रजिस्टर कराना चाहिए। तो क्या अब मेरे को वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं बहुत अभी तक मैंने नहीं कराया है, और वो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बहुत खानदानी वो में हमारा बिज़नेस है, तो क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। इनफैक्ट अगर आप बहुत पहले से उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो आपका एक अपर हैंड रहेगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अथॉरिटी इस चीज़ को कंसीडर करती है कि अच्छा, ये जो बिज़नेस एंटिटी है, ये जो नाम है, ये आप बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, आपने उस टाइम पर कोई रजिस्ट्रेशंस करवाए होंगे। मान लीजिए आपका 2000 से आपका बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? तो अब 2000 में आपने वो अपना बिज़नेस शुरू किया था, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होगा, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इश्यू किया होगा, तो आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने उस टाइम पर कुछ इनवॉइसेस रेज़ किया होगा, आपने आपने कुछ कैंपेनिंग किया होगा, आपने मान लीजिए कोई स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम किया था काफ़ी बड़ा हुआ,
तो उसमें आपके लोगोज लगे हुए हैं, आपकी फोटोज लगी हुई है आपकी एंटिटी की, तो वो सब भी एक कंक्लूसिव प्रूफ रहता है और वो सब हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं तो हम डिपार्टमेंट को बताते हैं कि ये जो वर्ड, ये जो लोगो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, ये हम कब से यूज कर रहे हैं, या हम पहले से यूज कर रहे हैं, या हम इसको आगे जाके इसको यूज करने वाले हैं। तो वो एक डेट हम उनको बताते हैं। अगर हम उसको पहले से यूज कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे, थोड़े डॉक्यूमेंट्स उस टाइम लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, और एप्लीकेशन नंबर आने के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनी करता है। देखिए, आपने तो प्राइमा फेसिया चेक करवा लिया कि आपने जो नाम रजिस्टर्ड किया उससे मिलता जुलता नाम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उससे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट भी अपने एंड पर उसको चेक करेगा, इंटरनली चेक करेगा, और अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्शन को रेज करेंगे, आप लोगों को बताएंगे उस ऑब्जेक्शन के बारे में कि देखिए ये ऑब्जेक्शंस है, और आपके पास एक मेल आती है, ठीक है। आपके पास जब वो मेल आती है तो उस ऑब्जेक्शन की एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट होती है उसका आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो क्या करते हैं कि वो, मान लीजिए वो मेरे पास आए, उन्होंने किसी और से बोला कि भाई ठीक है हमारा ये रजिस्टर कर दीजिए। अब अगर मैंने रजिस्टर कर दिया तो क्या होता है, रिस्पॉन्ड आने में, वहां से एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में मान लीजिए 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, और तब तक मैंने उनको, अगर मेरे पास जब मेल आएगी, क्योंकि मैं उनकी जो एजेंट हूँ, उन्होंने मुझे ऑथराइज किया था, मैंने उनके बिहाफ पर उस एप्लीकेशन को फाइल किया था, और अगर मैं अपने क्लाइंट को नहीं बताती हूँ, मैं अगर अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं करती हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है, आपको जो अथॉरिटी ने वो ऑब्जेक्शन रेज किया है, और उसको मैं एड्रेस नहीं करती हूँ, तो क्या होगा कि अगर मैंने उसको रिप्लाई नहीं करूंगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडमार्क एजेंट होने के नाते हम लोगों का ये ड्यूटी बनता है, वी आर अंडर ऑब्लिगेशन। और इनफैक्ट अगर आप अपने लिए अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ट्रेडमार्क एजेंट से कांटेक्ट में रहे, क्योंकि आप उनसे पूछते रहिए कि मेरी क्या ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आ गई है, क्या हुआ, मेरा एक्सेप्टेंस हो गया है, अगर मेरी एक्सेप्टेंस हो गई है तो प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है। तो क्या होगा, दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है या फिर आपका ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शंस आए हैं तो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, आप अपना रिस्पांस देते हो, और रिस्पांस के बाद क्या होगा, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे या फिर वो आपको क्या करेंगे, हियरिंग के लिए बुलाते हैं, राइट। तो जब वो आपकी हियरिंग करेंगे तो पर्सनल हियरिंग होती है, जैसे आपकी, जैसे थोड़ा सा फॉर्मल वे में होती है, तो आप वहां पे जाते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखते हैं कि देखिए हम, हमारा जो ये क्लाइंट है ये इतने टाइम से इसको यूज कर रहा है, ये उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो वो सारी चीजें आप उनको देते हैं, और जिससे कि वो सेटिस्फाइड होने के बाद अगर वो हो जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद वो ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर पब्लिश्ड होता है। तो जब ये ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होगा, उसके बाद उसमें वो टाइम पीरियड लेते हैं, कम से कम 90 दिन का टाइम पीरियड वो लेते हैं, और उस टाइम पीरियड में अगर पब्लिक एट लार्ज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इशू कर देते हैं। सो इज दैट क्लियर? तो आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मतलब इसे डेली बेसिस में डील नहीं करते, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप इसे समझने के बस एक प्रोसेस को मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। और देखिए, ट्रेडमार्क जैसे आपने अब ऐसे करके रजिस्टर कर लिया, इसमें कुछ और भी टेक्निकल चीजें होती हैं कि कब आपका रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब प्राइमा फेसिया, मैंने बताया ना कि वो क्या करेंगे, आपकी जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसको स्क्रूटनी करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं कर देगा, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में तो के ओके, मतलब पब्लिक के हित में है वो चीज करना या नहीं है, तो सारी चीजों को देखे कुछ स्कैंडल्स तो नहीं हो जाएगा। तो वो सारी चीजों के बेसिस पे वो देखते हैं कि उनको एब्सोल्युटली ग्राउंड्स पे उसको रिफ्यूज करना है, या फिर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिसमें कि वो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई देखिए ये हमारे से बिलोंग करता है, और आप ये हमारे प्रूफ है, वी आर द फर्स्ट ऑनर और हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। नेक्स्ट आपका, देखिए अब हमने यहाँ तक जो बात किया वो आपको ये आइडिया तो हो गया कि इंडिया में कैसे आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो बात आएगी ना कि मैम, जो आप ये मुझे बोल रहे हो कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसका बेनिफिट क्या मुझे सिर्फ इंडिया में मिलेगा या मुझे इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में भी इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो गाइज, आपको क्या होता है, आप जिस कंट्री में बिलोंग करते हो,
जहां की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में आपको वहीं का बेनिफिट मिलता है। आपको जो इम्यूनिटीज मिलती हैं, इन्फ्रिंजमेंट का, पासिंग ऑफ का, वो सब आपको सिर्फ कंट्री के लिए मिलती है, कंट्री से बाहर के लिए नहीं मिलती है। लेकिन आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा ना, हर बाहर की एक जो संगठन रहते हैं जो काफी सारी बाहर की कंट्रीज को मिलाकर उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से आपका VIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखे हैं। यहाँ पे अगर इनके थ्रू, इनका एक कॉमन फॉर्म होता है, अगर आप उस फॉर्म के थ्रू अपनी ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो जो जिन जिन कंट्रीज ने उनके साथ ट्रीटी साइन कर रखी है, मान लीजिए 100 कंट्रीज उनके साथ है, तो आपको उन 100 कंट्रीज में बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि जो आपने इसमें रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ट्रेडमार्क का, उसका बेनिफिट आपको उन 100 कंट्रीज के साथ मिल जाएगा। तो उसमें वहां पे, लेकिन उसका जैसे उसकी फीस उसी तरीके से हाई रहेगी और आपको उसी तरीके से वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा उनके कॉमन फॉर्म में। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैंने जो यहाँ पे इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है, उसका बेनिफिट मुझे अमेरिका में मिल जाए, US में मिल जाए, तो वो आपको इन जेनरिक ऐसे करके नहीं मिलेगा। हो सकता है वहां भी कोई और पर्सन आपसे मिलती जुलती चीज को ही रजिस्टर कर दे, तो वहां पे आप उसके ऊपर इंफ्रिंजमेंट का केस फाइल नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये हमारा एक सेगमेंट तो क्लियर हो गया है ट्रेडमार्क का, एंड आई होप कि आपको बेसिक ही सही, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आती हैं, और इसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसी तरीके से गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, विच इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट, मैंने आपको कहा ना, आजकल आप लोगों को ट्रेडमार्क के बारे में आइडिया हो ना हो, कॉपीराइट के बारे में जरूर रहता है, क्योंकि आजकल बच्चे जैसे टिकटॉक बनाते रहते हैं, यूट्यूब बनाते रहते हैं, तो उनको बड़ा ही रहता है कि अरे मैम, ये तो कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट आता है। तो कॉपीराइट क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, या आपकी जैसे मैंने बताया बुक वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, लिटरेसी वर्क हो गया, सिनोग्राफी वर्क हो गया, तो ये उन चीजों पे होता है कि जो आपने कुछ क्रिएटिव चीजें करी हैं, तो उनके बेस पे आपको ये कॉपीराइट आप उस पर रजिस्टर कराती है, ठीक है। एज अ ऑथर आपको राइट मिलता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई फिल्म बनाई है, कोई इस तरीके से आपने कोई बुक बनाई है, कोई आपने म्यूजिक कंपोजिशन किया है, ठीक है ना, तो आप चाहेंगे ना उसकी रॉयल्टी आपको मिले, और प्लस आप चाहोगे कि ऐसा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कोई और ना करे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक आपके दिमाग में जरूर ये बात आनी चाहिए कि मैम, ऐसा थोड़ी है, अब रामायण है वो तो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर तो इतने सारे सीरियल बने हैं, तो फिर तो वो कॉपीराइट आ जाना चाहिए। नहीं, देखिए, आप उससे उस चीज से अगर आपको मिलता जुलता आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उससे मिलती जो, उसको दूर से दिखने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बिल्कुल रिप्लेस किया गया है। तो उनके अपने खुद के कुछ क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वे हो सकता है उसको प्रेजेंट करने का, उसे इंटरप्रिटेशन करने का, ये सब चीजें उनकी अपनी खुद की एक इनोवेटिव वे में हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर हम देखें तो हिंदी फिल्मों में तो यही होता है ना, सेम सेम लाइन पे ही कहानियां चलती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेम उस पे वो किया होगा। तो अगर आपने कॉपीराइट में रजिस्टर किया होगा, तो आप क्लेम कर सकते हो, तो फिर उनको आपके को बेनिफिट देना पड़ेगा, आपको उन्हें मॉनेटरी डैमेजेस देने पड़ेंगे, राइट। तो हमने जैसे इसका कैटेगराइजेशन देखा, अब हम देखते हैं कि जैसे इसका बेनिफिट हम यही है। अब एक कॉपीराइट का एक केस है, RG आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म। अब देखिए, मैंने बताया ना कि सेम सेम मिलते जुलते से उसमें होता है कि एक पर्सन था, उन्होंने एक बार अपने उनके पास एक बहुत अच्छी फिल्म का आइडिया था, तो वो किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, मेरे पास इतना अच्छा, वो राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक आइडिया दिया, और उसके बाद वो बोलते हैं उनका कुछ बात फिगर आउट नहीं हुई, और वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम बाद वो देखते हैं कि उनसे जैसा उन्होंने बोला था जिस प्रोडक्शन हाउस ने, वैसे ही एक फिल्म रिलीज करी है। अब जब वो फिल्म रिलीज होती है और वो उसको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो सेम स्टोरी और सेम नरेशन और जो चीज उन्होंने बताई थी, वो सारी की सारी वैसे की वैसे ही प्रेजेंट की गई है। तो वो क्या करते हैं, वो उसके अगेंस्ट में कॉपीराइट क्लेम करते हैं। कोर्ट केस होता है, और जब कोर्ट देखती है कि जो चीजें उन्होंने नरेट किया था, मतलब इसके लिए उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ होना चाहिए। उन्होंने जो नरेशन, मान लीजिए कुछ वर्ड फॉर्म में उनके साथ शेयर किया था, या कोई वो कहाँ मिले थे, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अगर वो प्रूफ कर देते हैं, तो उन्हें डैमेजेस मिल जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में उनको डैमेजेस मिल गए थे, ठीक है।
तो हमारा जो हमने कॉपीराइट देखा कि हम जहाँ पे भी कुछ म्यूजिकल कुछ भी क्रिएटिव चीजें अगर हम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, कुछ भी ऐसी चीज अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ राइट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, तो एक तो होते हैं आपके इकोनॉमिक राइट्स और एक होते हैं मोरल राइट्स। तो आपके पास अगर आप ओरिजिनल ओनर हो, अगर आप रियल ओनर हो, जो भी जिस पे भी आपने कॉपीराइट रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उसको रिप्रोडक्शन करने का राइट भी सिर्फ आपके पास होगा। यानी कि मान लीजिए अगर उसका सीक्वल 1 आ रहा है, सीक्वल 2 आ रहा है, तो वो आपके पास राइट रहेगा कि आप उसको बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको किया है और आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अदर लैंग्वेज में, उसमें अडैप्शंस करना चाहते हैं, तो इसका राइट भी आपके पास ही होगा। प्लस उसकी अगर ब्रॉडकास्टिंग आप करवाना चाहते हैं, कोई भी पब्लिक मेकिंग अवेलेबल करवाना चाहते हैं, प्रोग्राम्स करवाना चाहते हैं, तो वो राइट्स भी आप ही के पास रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात, ये तो हो गए सारे पैसों से रिलेटेड कि देखिए ऑब्वियस है मैंने काम किया है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर उसके मोरल राइट्स के बारे में भी बात करें, तो जो उसकी रेपुटेशन है, उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब उसने जो हार्ड वर्क किया है वो भी तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना, तो वो भी आपको एक उसका अदर बेनिफिट होता है। अब क्या होता है, जैसे कॉपीराइट का भी इसी तरीके से होता है कि आप कॉपीराइट में अपना फॉर्म फाइल करते हो, फिर आप वेट करते हो कि डिपार्टमेंट उसको ऑब्जेक्शन रेज करेगा या उसे एक्सेप्ट करेगा। फिर आपको एडिशनल आपको अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो आपको वेट रिप्लाई सबमिट करना होता है, ठीक है। अगर रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाएंगे या तो वो, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको पर्सनल हियरिंग्स देकर रिप्रेजेंटेशंस देनी होती है, और अगर आप रिप्रेजेंटेशन देते हो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर वो बाकी आपका रजिस्टर्ड करके आपको रजिस्ट्रेशन में वो दे देते हैं, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कौन क्लेम करेगा, अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये भी तो चीज आ रही होगी कि मैम जब ट्रेडमार्क तो चलो समझ में आ गया कि बिजनेस है, ओनर है, या तो बिजनेस में एंटिटी के नाम पे होगा या प्रमोटर के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे, जिसने भी, या इनोवेटर जिसने भी प्रोपाइटर में किया तो उसके नाम पर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉपीराइट के केस में कौन क्लेम करेगा ओनरशिप के लिए, तो देखिए अगर आपका लिटरेसी वर्क होता है तो जो ऑथर ऑफ द वर्क होगा वो उसको क्लेम करेगा, अगर आपका लिटरेसी वर्क है। अगर आपका ड्रामेटिक वर्क है, द राइटर ऑफ द ड्रामेटिक वर्क, द परफॉर्मेंस राइट ऑफ रॉयल्टी इफ नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, मीन्स अगर आप राइटर हैं और आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपने से कहीं ना कहीं फिल्मों में कहीं ना कहीं देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई राइटर होता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज का क्रेडिबिलिटी नहीं लूंगा, मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, है ना। तो उसको क्रेडिट, तो अगर आपने अगर ऐसा कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है प्रोडक्शन के साथ, और सिर्फ आपने उनके साथ, मतलब आपने, आपका ही काम है, कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट आपका उनके साथ नहीं है, तो फिर आपको ड्रामेटिक वर्क के लिए भी कॉपीराइट्स आप ही को मिलेंगे, जो राइटर होगा ड्रामेटिक वर्क के लिए। अगर आर्टिस्टिक वर्क है तो ओरिजिनल जो क्रिएटर होगा, मान लीजिए अगर एमएफ हुसैन की जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं तो ऑब्वियस है, तो एमएफ हुसैन को ही उसका कॉपीराइट्स मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से अगर म्यूजिकल वर्क है तो जो फर्स्ट ओनर है वो कंपोजर ऑफ म्यूजिक होगा, जिसने भी कंपोज किया होगा उनको फर्स्ट राइट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि ट्रेडमार्क में आपने क्या किया था, फ्रेंचाइजीज कर दी थी ना, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइट में भी लाइजनिंग कर सकते हो, राइट। वॉलेंट्री लाइजिंग कर सकते हो, कंपल्सरी लाइजिंग कर सकते हो। और क्या होता है कि कई बार आपने खुद ही बोला कि चलो ठीक है, मुझे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए मैंने इसको ऑथराइज कर दिया, किसी और को आपने वो दे दिया कि चलिए ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे बिहाफ पे इसको मैंने ऑथराइज कर दिया कि ठीक है तुम इसको रिप्रोड्यूस कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि अगर वो इस तरह के नेचर का है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का अगर इंटरफेरेंस आ रहा है कि नहीं आप इसको कंपल्सरी लाइसेंस दीजिए इस पर्टिकुलर एंटिटी को, तो कई बार आपको वहां पे भी उस चीज को इंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम अपना नेक्स्ट बात करें कि अब हमने देखिए 2 सेगमेंट कवर कर लिए हैं अपना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, कि पहले हमने बात किया ट्रेडमार्क के बारे में, फिर हमने बात किया कॉपीराइट के बारे में। अब हम चलते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ जो कि है पेटेंट। तो पेटेंट जो होता है बेसिकली आपके जितने भी इनोवेटिव इनोवेशंस होती हैं, ये उसके रिगार्डिंग बात करता है। सो
अगर कुछ भी ऐसा आपने कोई भी इनोवेशंस किया है या फिर आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी इनोवेटेड है उसको भी इम्प्रोवाइज कर रहे हो, उसका बेटर वर्जन लेकर आ रहे हो, ठीक है? या उसमें कुछ मान लीजिए, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि एक फोन था, पहले आपका लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, ठीक है? फिर आपके नॉर्मल फोन्स आए, जो छोटे वाले नोकिया वाले फोन हुआ करते थे, ठीक है? और उसके बाद आपने उसमें कैमरा लगा दिया, अब फिर आपने उसमें बहुत सारे गेम्स, तो आप उसको इनोवेटिव वे में आप उसमें चेंज करते चले गए, है ना? तो ऐसे ही करके, जैसे पहले आपके लैपटॉप, पहले कंप्यूटर, लैपटॉप्स, तो आप उसमें अगर इनोवेशंस कर रहे हैं तो वो भी आप पेटेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। या आपने कोई भी मेडिसिन है, जैसे अभी कोरोना का पीरियड जब चल रहा था, तो कोरोना की जब मेडिसिन हम लोगों ने इन्वेंट किया, तो वो उस पे आप पेटेंट ले लेते हो, ठीक है? कि आपका उस पे राइट रहता है, फिर उसकी जितनी भी रिप्रोडक्शन होंगी वो आपको आपके थ्रू ही होंगी, आपकी परमिशन पे, आपकी सुपरविजन में ही होती हैं, ठीक है? तो ये जो चीजें होती हैं, ये किस में आ जाती हैं? ये पेटेंट के अंदर आती हैं। तो मतलब सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं, जैसे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जिनका आज इलाज है और पहले इलाज नहीं हुआ करता था। मान लीजिए, अगर पहले की कोई ऐसी बीमारी थी जो कि जिसकी वजह से काफी लोग मर जाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेडिकल में रिसर्च किया गया है, तो कोई भी ऐसा रिसर्च वर्क जिससे काफी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और आप वो करते हैं, और उसके बाद आप अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप उसपे अपना पेटेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, पेटेंट के लिए आप क्या बोलोगे, आपके लिए वो सिर्फ माइंड में सिर्फ आइडिया नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला, अरे मैं सुबह सो रही हूँ और ऐसे सोते-सोते मैं कुछ वो सोचूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो ऐसा कैसे होगा वो मुझे बताना पड़ेगा। मुझे उसे प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए कि वो अभी तक कहीं पर हो भी ना, और मीन्स अगर हमें वो जो आपका इसका क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी का ये रहता है कि वो नोवेलिटी, यानी कि बिल्कुल न्यू आइडिया होना चाहिए, अभी तक ऐसा आइडिया किसी के पास हो ही ना, किसी ने देखा ही ना हो। अगर अब मैं बोलूं कि भैया मैं तो एक ना फोन बनाऊंगी, देखना फोन ऐसा होगा बहुत अच्छा, उसमें इतनी अच्छी फोटो आएगी, उसमें ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो नया आइडिया नहीं है ना, वो ऑलरेडी ये सब चीजें तो अब अभी सबके सिस्टम्स में है, सबके फोन में है, तो वो न्यू नहीं है। ऐसे नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब किसी ने सोचा ही ना हो कि हम ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो बहुत नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, प्लस उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने सोच लिया कि कुछ नया सोच लिया लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उसका कुछ बेनिफिट्स भी होने चाहिए, उसकी कुछ यूटिलिटी होना भी मैंडेटरी है। तो अगर उसकी कुछ यूटिलिटी रहेगी जिससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि मैम ने आज बता दिया कि अच्छा आपके कुछ भी जो इनोवेटिव आइडियाज होंगे उनको आप पेटेंट में रजिस्टर करा सकते हो, तो कल सुबह ही आप पेटेंट ऑफिस चले गए कि भैया मुझे पेटेंट में रजिस्टर कराना है। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हो इनोवेट करने के लिए, आपने इनोवेट कर दिया है, उसमें कुछ नोवेलिटी भी है, उसमें कुछ नॉन ऑब्वियस है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और वो किसी पर्पस को सॉल्व भी कर रहा है, वो उसकी कोई यूटिलिटी भी है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि पेटेंट का प्रोसेस क्या रहता है। पेटेंट देखिए, हम जितने भी प्रोसेस अभी बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि 1 घंटे में तो आपको ये पूरा टेक्निकली नहीं समझ में आ जाएँगे। लेकिन अगर मोर एंड लेस जब आप मैं आपको एक प्रोसेस भी बताऊँगी ना, तो आपको लगेगा कि मैम ऑलमोस्ट सेम सेम ही है ना, कि हमें अप्लाई करना पड़ता है, डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है, ऑब्जेक्शन देता है, हम ऑब्जेक्शन के रिप्लाई सबमिट करते हैं। तो हाँ, यही एक तरीका होता है। और देखिए, इसके पीछे एक रीजन भी होता है, आप सोच के देखिए ना, अगर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं गई हूँ और तो डिपार्टमेंट को सपना थोड़ी आएगा कि अच्छा जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ वो आइडिया मेरा ही है, या जिसे मैं रजिस्टर कराने आई हूँ वो सब मुझसे ही बिलोंग करता है। हो सकता है मेरी मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे ये आइडिया दिया कि भैया देखो बहुत अच्छा है, मैं ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे सारा डिस्क्राइब किया। अब मैंने कहा यार ये तो पागल है, ये तो उसने मुझे बता दिया, कोई बात नहीं, मैं जाके इसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लेती हूँ, तो फिर ये मेरा हो जाएगा। तो जब अगर मैं रजिस्टर कराने चली भी जाती हूँ और जब वो जर्नल में पब्लिश्ड होता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक एट लार्ज के लिए कि आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो कॉपीराइट है, ये जो पेटेंट है, अगर ये आपसे बिलोंग करता है तो आपको उसे रेज कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले से उसे यूज करते हुए आ रहे हैं और आपको पता नहीं था, मान लीजिए आपने बहुत टाइम से उस चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि अच्छा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, इसमें रजिस्टर कराना होता है, और आपके आइडिया को किसी ने बोला कि चलो भैया अब तो मेरे को पूरा समझ में आ गया। मान लीजिए आप ही का कोई एम्प्लॉय था, वो आपके यहाँ पे काम करता था, उसने आपसे सारा काम वाम देखा, समझा, सीखा कि भाई कैसे आप उसको कर रहे हो। अब उसको लगा कि बस मुझे तो सब पता चल गया, इन्हों ये तो इन्हें पता ही नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है।
और मेरी बेटी समझदार है, उसने मुझे बता दिया कि पापा आप जाके रजिस्टर करा सकते हो, तो वो जाके रजिस्टर करा देगा। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस है और अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये ऐसे आपके ट्रेडमार्क को, आपके पेटेंट को, आपके कॉपीराइट को कोई और रजिस्टर करा रहा है, तो आप उस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं विदिन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पेटेंट की जो फाइलिंग की प्रोसीजर है इंडिया में, वो भी ऐसे ही है। आपको पहले फाइलिंग करनी होती है, फिर आपको पब्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिकेशन मतलब आप उसको उन्हें बताएंगे, अवेलेबल कराएंगे इंफॉर्मेशन को, और फिर आपका इनिशियल प्रोसीजर्स होते हैं, हियरिंग होती है, डिसीजंस होते हैं, और या तो वो रिफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो ग्रांट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप उन्हें एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए वेट करते हो, वो आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको देते हैं, फिर आपको आप उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स फाइल करना होता है, ठीक है। और अगर आपको रिप्लाई वो करने के बाद अगर वो नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर आपको आपने जैसे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो फिर वो आपको इश्यू कर देंगे पेटेंट का राइट्स, और अगर नहीं होगा तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो, ठीक है। So this is the procedure of patent, how to register the patent and what are the information is required while filing the patent. So पहले तो आपका application form है, फिर proof of right to apply। आपको जब आप इनोवेशन कर भी रहे हैं, आप उस इन द प्रोसेस भी हैं, तो भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपको उसको पूरा कंप्लीट करके उनको देना होता है। तो इसमें अगर आपने सिर्फ अभी स्टार्ट कर रखा है, हाफ ऑफ द इन्वेंशन आपकी हुई है, तो भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन एज अ इन्वेंटरशिप, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि येस आई एम द रियल ओनर, आई एम द रियल इन्वेंटर इन दिस सिनेरियो, और मैंने ही इसको किया है, ठीक है। अगर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक्सपीडाइट करने के लिए कि आप वो थोड़ा जल्दी आपको रिपोर्ट वो कर दे, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। इस तरीके से ही ये प्रोसेस पूरा होता है। तो गाइज, आज जो हमने अभी पूरा प्रोसेस किया, पूरा डिस्कशन किया, इसमें आई एम श्योर कि अब आपको एक बेटर क्लैरिटी आई होगी। और अगर आप कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, क्या-क्या चीजें इनकी कैटेगरीज में आती हैं। जैसे हमने बात किया था ट्रेडमार्क के बारे में, बात किया था ट्रेडमार्क की जितनी भी सब कैटेगरीज थी, हमने वो देखा कि कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कोई भी सिंबल्स हैं। अब आपने देखा होगा ना, देखो आप लोग गाड़ियां होती है, गाड़ियों में सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं ना, तो कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता है, सबके अपने अलग अलग होते हैं, और दूर से देखने से आपको पता चल जाता है कि BMW कौन सी है ना, ये इस मारुति का सिंबल अलग है। तो ये इन सब का पर्पस यही है कि वो एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर सके अपने कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। तो पर्पस यही होता है हमारा बनाने का। और जब इसको बना लेते हो और स्टैब्लिश कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपके पास बेनिफिट्स आने लग जाते हैं। जब आप स्टैब्लिश हो जाते हो, आपकी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको कोई और इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। अच्छा, आप मुझे बोलोगे कि मैम अगर मान लीजिए मैंने बनाया, सब कुछ हो गया, रजिस्टर भी करा दिया, अब मुझे पता चला कि मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत चालाक निकला, उसने देखा अरे इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इससे मिलता जुलता मैं कर लेता हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप उसको उसके अगेंस्ट में इन्फ्रिंजमेंट, ये आपका राइट होता है। आप उसका वो आपकी जो रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एक बात बताइए, अगर आपका घर है, तो आप आपका घर लॉक रखते हो ना, आपके घर में कोई आ सकता है अगर ट्रेजर पास कर सकता है। अगर आप कोई ट्रेजर पास करने की कोशिश करता है, आपके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हो, पुलिस को बुलाते हो, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करते हो। तो ठीक उसी तरीके से जैसे प्रॉपर्टी के अपने राइट्स होते हैं ओनर के पास, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर भी ओनर के पास राइट्स होते हैं, ठीक है। आप जैसे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, उसको आप किसी को लाइसेंस पे दे सकते हो, है ना। लाइसेंस आप क्या करते हो, अपनी जो आपने मान लीजिए अपने रेंट पे दे देते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आपकी जो गुडविल है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो। आपने जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किए हैं, उनको अगर आप सेल करना चाहो, ट्रांसफर करना चाहो, वो कर सकते हो। अगर आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर किसी को फ्रेंचाइजीज देकर, लाइसेंस देकर आप उसे रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सेम राइट, जो राइट्स आपके पास नॉर्मल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होते हैं, उसमें आपके पास होता है कि कोई और बाहर का पर्सन आकर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई और आके आपकी प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी पासिंग ऑफ नहीं हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में भी कोई और पर्सन आकर आपके नाम से मिलता जुलती चीजें नहीं क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी नॉलेज में ऐसा आता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे आपको डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है।
नॉर्मली ऐसा और ये बहुत बड़े लेवल पे कर नहीं देखते हैं, बहुत छोटे-छोटे लेवल पे भी होता है। अगर आपने कुछ भी अपना क्रिएटिव चीज़ कर रखी है और जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अगर आपको लगता है कि आप ही के मान लीजिए आपने एक बुक लिखी है और किसी ने उसका रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, तो आप उसको ये भी उसका आपका इन्फ्रिंजमेंट होगा आपके राइट का, तो आप उसके अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हो और आप लोगों को एक क्लैरिटी आई हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरी। आप प्लीज अपना मेल ड्रॉप कीजिएगा या अगर अभी आप पूछना चाहें तो आप पूछिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. It was indeed थैंक very यू मैम। informative. Students, I will not take much of your time. We have already taken too much from you. We will be sharing a Google form wherein your feedback and your suggestions will be uh, valued to us. Kindly share those feedback and hope to see you soon on some other platform. Thank you so much, madam. With this, I'm just थैंक यू signing सो off. मच मैम। Thank you so much, थैंक यू। madam.